गाइस, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम केमिस्ट्री के पी ब्लॉक के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसका हमने टेस्ट लिया था 16 जनवरी 2021 को। गाइस, आपने टेस्ट दिया था या फिर नहीं दिया था, आपको इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट किया था, इसलिए कुछ ही स्टूडेंट की अभी तक कॉपी चेक हो चुकी है, इसलिए मैं अभी तक रिजल्ट नहीं घोषित कर पाया हूं। कल तक कॉपी सबकी चेक हो जाएगी। वैसे जिसकी कॉपी मैं चेक कर रहा हूं, उनकी कॉपी चेक करके उनको भेज दे रहा हूं, उनका कितना नंबर है ये बता दे रहा हूं, साथ में वे क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती किए थे टेस्ट पेपर में लिखते समय, क्या क्या उनसे गलती हुई थी, उनको मैसेज करके बता दे रहा हूं, या फिर कॉल करके बहुत सारे स्टूडेंट को बता दिया हूं। जिनकी छोटी मोटी गलती उनको मैसेज कर दे रहा हूं, जिनका ज़्यादा गलती उनको कॉल करके या फिर वॉइस मैसेज के जरिए बता रहा हूं। गाइस, अगर आप लोग टेस्ट नहीं दिए थे, एक संकल्प लीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप लोग भी अगले टेस्ट देंगे। अगला टेस्ट कब होगा, ये सभी चीज़ें हम आपको बता देंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और गाइस, मैं बता दूं, टेस्ट देने से आपके बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस होती है। अब प्रैक्टिस किसी चीज़ की बहुत जरूरी है। हर एक फील्ड में सब लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप लोग पढ़े जा रहे हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बहुत गलती करते हो। प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर प्रैक्टिस करोगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो टेस्ट दे रहे हैं उनसे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, मैं उनकी गलती को बताते हैं। मुझे खुशी है कि पिछले टेस्ट से नेक्स्ट टेस्ट में वे लोग उन गलतियों को दोहराते नहीं हो, गलतियों को सही करके पेपर देते हैं। धीरे धीरे उनकी सभी गलतियां खत्म हो जाएंगी और बोर्ड एग्जाम में आप लोग बहुत ही अच्छा करके आओगे। इसलिए बोर्ड एग्जाम से पहले बोर्ड एग्जाम के जैसा टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप लोग भी टेस्ट दिया करिए। तो गाइस, चलिए इन सभी क्वेश्चंस का सलूशन करते हैं। सलूशन करते समय कुछ स्टूडेंट जो गलती किए थे उन सभी गलतियों को भी मैं बताऊंगा। आज जो टेस्ट हुआ था पूरे 20 अंक का हुआ था। अब धीरे धीरे मैं 20 अंक से बढ़ाकर 30 अंक का टेस्ट लूंगा। जो अगला टेस्ट होगा वो 30 अंक का होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब लिखना धीरे धीरे आपको ज़्यादा होगा, लिखने की प्रैक्टिस कराऊंगा। धीरे धीरे आपका 70 अंक का टेस्ट होने लगेगा, टेंशन मत लेना। अब अगला टेस्ट जो होगा या 25 नंबर या फिर 30 अंक का होगा। तैयार रहना आप लोग। ठीक है, ये 20 अंक में आपको 6 बहुविकल्पी प्रश्न था, 3 अतिलघु प्रश्न था और 2 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना था। मैं 4 प्रश्न दिया था दीर्घ उत्तरीय, लेकिन आपको उसमें से करना था 2। आपको मैं बता दूं, चारों के चारों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो मैं दिया था, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं आपके पेपर सेट में उसमें से कोई नहीं कोई क्वेश्चन जरूर आएगा इस वर्ष 2021 में। 4 में से 1 क्वेश्चन तो किसी न किसी पेपर सेट में पक्का आना है, इसलिए आपको चारों क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। वैसे मैं 2 ही क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे कहा था, लेकिन आपको चारों क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। आज मैं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा और कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, देखिए, सबसे पहला प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में से सबसे अस्थाई सर्वाधिक अस्थाई कौन है। सबसे सर्वाधिक अस्थाई कौन है और ऑप्शन कौन कौन था। 1 मिनट मुझे पेपर खोल लेने दीजिए। आपको अगर पेपर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना। टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा, उसी जगह आपका टेस्ट होता है। टेस्ट अगले टेस्ट से पहले मैं बता दूंगा कैसे टेस्ट होता है। अभी आप लोग टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, 1 मिनट मैं टेस्ट पेपर खोल लेने दीजिए। चलिए गाइस, पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अस्थाई कौन है। ऑप्शन कौन कौन था उसमें। आपका एक ऑप्शन था ASH3, दूसरा ऑप्शन था आपका SBH3, तीसरा ऑप्शन था आपका PH3 और NH3। ये 3 ऑप्शन था आपका। और मुझे खुशी की सभी स्टूडेंट, लगभग सभी स्टूडेंट, 1-2 लोगों को छोड़कर जिनका अभी तक मैं कॉपी चेक किया हूँ, सही इसका जवाब दिए थे। इसमें सबसे सर्वाधिक अस्थाई कौन होगा, NH3 होगा। क्यों होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। गाइस, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट सीधे सीधे लिख दिए थे कि यहाँ पर NH3, ये NH3 होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से NH3 लिख दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार से गलती किए थे, मैं पिछले टेस्ट में भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट क्या कहते, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिख दिए थे NH3। ऐसे जो लिखते हैं उनका गलत होता है। ये एग्जामिनर के सहानुभूति पर, सिंपैथी पर डिपेंड करता है कि वो आपको नंबर देगा या नहीं देगा। अगर एग्जामिनर चाहेगा तो नहीं भी दे सकता है, अगर नहीं चाहेगा तो भी दे सकता है। यानी कि दे या ना दे उसकी मर्जी के ऊपर। आप तो कहोगे मैंने तो लिख कर आया था लेकिन मुझे नंबर नहीं मिला। आपको इसलिए इस प्रकार से नहीं लिखना है। सुधार लो अगर आप लोग गलती ऐसा कर रहे हो। जो लोग किए ऐसा है उनको मालूम है, जो लोग भी ऐसा गलती किए उनको मालूम है। तो आप लोग इस गलती को सुधार लो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको NH3 नहीं करना है यहाँ पे डायरेक्ट।
आपको इसे लिखना। अगर आपको थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट मालूम है, अगर मालूम है तो यहां पर लिख दीजिएगा हाइड्रोजन बांध के कारण, बंध के कारण। ऐसा क्यों होता है आपको मालूम है, मैंने बताया था जब लेक्चर ले रहा था कि देखिए सब में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, NH3 में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए NH3 सबसे अधिक अस्थायी होता है। तो अगर आपको मालूम हो तो इसका जवाब इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था कि नेशनल अभिकर्मक कौन है, तो नेशनल अभिकर्मक कौन था आपको मालूम है, सभी स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था। नेशनल अभिकर्मक में तीसरा वाला ऑप्शन सही था, K2HgI4, K2HgI4, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही था, K2HgI4, K2HgI4, ठीक है। साथ में KOH प्लस KOH, ये वाला ऑप्शन सही था, K2HgI4 प्लस KOH, ये वाला ऑप्शन आपका सही था, ये C वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। अब कुछ लोग क्या कर रहे थे, ऐसे लिखे थे 2 का C, पिछले टेस्ट में ऐसा किए थे, लेकिन इस टेस्ट में मुझे नहीं लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा किए हैं। मैं काफ़ी जिसका चेक किया, 1-2 स्टूडेंट को छोड़कर ऐसा कोई नहीं किया है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी नहीं लिखना है, 2 का C भी नहीं लिखना है, ये तो एकदम गलत है। ये थोड़ी मोड़ी सही भी है, ये तो एकदम 100% गलत है। आपको ऐसे लिख के लिखना है, नेशनल अभिकर्मक है, नीचे ये लिख देना, आगे C लिख देना, ताकि दोनों सही हो, ठीक है। अब आगे से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका अधिक है। देखिए 2 चीजें, एक विद्युत ऋणात्मकता, एक इलेक्ट्रॉन बंधुता। ऑप्शन में आपके था यहाँ पर ऑक्सीजन था, क्लोरीन था, फ्लोरीन था और नाइट्रोजन था। मैं बता रहा हूं, इसमें एक स्टूडेंट थे पीयूष नाम के, पिछले टेस्ट में उनका 20 में 20 नंबर था और उसके पहले वाले टेस्ट में भी उनका 20 में 20 नंबर था। अच्छे काफी लिखते भी हैं, उनके द्वारा ये गलती कर दिया गया है। मैं बता दूं आपको, अगर विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक जो होता है वह फ्लोरीन का होता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का होता है। मैं चीख चीख कर बताया था जब मैं लेक्चर ले रहा था पी ब्लॉक का, लेकिन आप लोग ने यहाँ पे गलती कर दिया है। तो आपको ये जानना चाहिए, रटना चाहिए, याद करना चाहिए। देखिए टेस्ट देने से यही फायदा होता है, अगर आप लोग टेस्ट नहीं देते तो यही गलती जाके बोर्ड एग्जाम में कर बैठते। मैं एक क्वेश्चन इसीलिए दिया था, मुझे मालूम था आप लोग गलती करोगे, कंफ्यूजन हो गए। तो अगर ये गलती आपने यहाँ पे कर दिया है तो बोर्ड एग्जाम में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सब इसका सही जवाब जो होगा आपका क्लोरीन सही होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, फ्लोरीन की कम होती है। आपको मैंने बताया था, छोटा आकार उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होती है। ये क्वेश्चन भी पूछता है अति लघुत्तरी में कभी कभी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्यों? इसका वजह है छोटा आपका आकार उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसका ये आपका जवाब है। इतने क्वेश्चंस को लिखिए तो मैं आगे चलता हूं। आप लोग लिखिए इतने क्वेश्चन को। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व का वजह इलेक्ट्रॉन घनत्व है, सॉरी, जो फ्लोरीन होता है ये फ्लोरीन का छोटा आकार फ्लोरीन का आकार क्लोरीन से छोटा होता है और उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व, छोटा आकार और उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम पाया जाता है। इसे याद रख लेना, अति लघुत्तरी में भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगली बार आप लोग गलती मत करना। पीयूष जी आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप अच्छे पढ़ते भी हो और तैयारी भी आपकी अच्छी है, मैं देख रहा हूँ, तो थोड़ी मोड़ी गलती सुधार लो भाई बोर्ड एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। कुछ लोग इसका सही भी जवाब दिए थे, मैं मानता हूँ, ठीक है। अब गोताखोर समुद्र में ऑक्सीजन के साथ क्या ले जाता है? कुछ लोग इसका जवाब जेनान दे दिए थे। ऐसा क्यों किए थे? मैंने तो बताया था आपको, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ में हीलियम को ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं ये भी मैं बताता, हेनरी के इफेक्ट की वजह से। आपका अगर सीधे सीधे जाओगे अंदर, बाहर आ जाओगे गोताखोर की तरह, केवल ऑक्सीजन लेके जाते हो तो आपको क्या होगा, आपका शरीर टेढ़ा पड़ जाएगा, उसमें दाब ऊपर नीचे हो जाता है। जब सेकेंड चैप्टर विलियन वाला पढ़ोगे तो उसमें इसका कंसेप्ट आपको पता चलेगा। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब आपका हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया, ठीक है। गाइस मैं बता दूं, आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए हम मैराथन क्लास का प्लान कर रहे हैं।
क्योंकि समय बहुत कम बचा है। मैं सोच रहा हूँ जनवरी फरवरी से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें और एक्स्ट्रा क्लास देंगे, करीब एक एक डेढ़ घंटे की क्लास देकर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें। सभी प्रकार के प्रश्न, चाहे आती लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, न्यूमेरिकल, रिएक्शन, सब कुछ खत्म करा दें। और कराने के बाद आपके फरवरी भर DPS कराएं, DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर कराएं। डेली प्रैक्टिस पेपर में क्या होगा, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा पेपर और आप उसे सॉल्व करोगे, शाम को उसका मैं सोल्यूशन कराऊंगा। ये मैं सोच रहा हूँ, कैसा रहेगा कमेंट बॉक्स में करना। आप लोग तैयार हो तब, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन, क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत किए थे, इसका ऑप्शन मुझे जानना बहुत जरूरी है और मैं इसको बहुत अच्छे से बताया था। HCl और कौन कौन से ऑप्शन है इसके, रुकिए एक मिनट, ऑप्शन मुझे लिख लेने दीजिए। इसके कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसका HClO2, HClO3, HClO4 और HOCl। ये चार ऑप्शन है यहाँ पे और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं मुझे क्यों वो HClO3 को सही ऑप्शन किए थे। ये वाले को, इस वाले को पता नहीं क्यों वो सही जवाब दिए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे ये क्वेश्चन किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए। इसमें उसका सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक अम्ल होगा जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या अधिक होगी। आपको मालूम है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास HClO2 है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। आपको क्लोरीन का निकालना है इसलिए क्लोरीन का H लिखेंगे और ऑक्सीजन का +1 चार्ज होता है इसलिए ऑक्सीजन का 1 लिखेंगे। और यहाँ पर आप यहाँ पर हाइड्रोजन के पास +1 होता है इसलिए हाइड्रोजन का 1 लिखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का -2 होता है। कितना होता है, -2, ठीक है, -2 होता है। चूंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे 2 × -2, तो यहाँ पर x +1 -4 = 0 हो जाता है। x होता है +3, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोरीन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो HClO3 का निकालेंगे। इसी प्रकार से निकाल के देखते हैं किस कौन प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है। निकालने के लिए क्लोरीन के यहाँ X लिखते हैं और इसके यहाँ पर 1 लिखेंगे और इसके यहाँ पे -2 × 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + x -6। x का मान यहाँ पे +7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है +7, ठीक है। यहाँ पर x का मान +7 है और इसी तरह इसका निकालेंगे तो क्या होगा 1 + x -2 × 4, तो x का मान क्या हो जाएगा, नहीं ये +7 ही +5 होगा। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, ठीक है। आप लोग बता भी नहीं रहे हो, यहाँ पे +5 होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है। = 0 होगा ना, तो यहाँ पे x = +5 होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, सॉल्व करिए 1 + x -4 दूनी 8, ठीक है। ये आपका निकल रहा है HClO4 का, ठीक है, 4 दूनी 8, तो x का मान क्या होगा, इधर = 0 होगा, = 0। x क्या होगा यहाँ पे 7 +7, x का मान यहाँ पे +7 आएगा, तो ये आपका +7 है इसका ऑक्सीकरण अवस्था। इसको नहीं निकालने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था जितना अधिक होगा उसकी ऑक्सी अम्ल उतना अस्थायी अधिक होगा, तो इसका सही जवाब ये वाला होगा, ये ClO4। और इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें देखना जहां पर ऑक्सीजन जितना अधिक होगा वो उतना अधिक ऑक्सी अम्ल होगा। देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन वाला सही होगा आंसर। आप लोग क्यों तीसरा वाला कर रहे थे, 3 ऑक्सीजन वाला। मुझे समझ नहीं आ रहा आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, कैसे पढ़ोगे यार, ठीक है। इस प्रकार से इसे निकाला जाता है और हम बताए भी थे जब P ब्लॉक में पढ़ा रहा था आपको, तो ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा HClO4, ठीक है, यह आपका सही जवाब होने वाला। अब देखिए ये क्वेश्चन छठा वाला, मुझे नहीं लगता इतना छोटा सा क्वेश्चन और इतने अधिक लोग गलती कर रहे थे, क्यों किए थे ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। छोटे वाला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, और आप लोग ने क्या जवाब दिया था, नाइट्रोजन। ये बात सही है कि नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन समस्या यह थी कि आप लोग ऑप्शन देखना भूल गए थे। ऑप्शन में था आपके हीलियम था, नियान था, आर्गन था
और केप्टान था, ऐसा था ऑप्शन ना। लेकिन आप लोग ये जवाब नाइट्रोजन क्यों किए थे? कुछ स्टूडेंट सीधे लिख दिए थे सर आपने क्वेश्चन गलत दिया, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। मैं बता दूं इसका सही जवाब होता है आर्गन। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर आर्गन पाया जाता है। 0.3% के करीब में पाया जाता है। तो अब से याद कर लो, गलती कर दिए थी तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन, आर्गन। ठीक है, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, इसे आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आर्गन। ठीक है, इसे नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ समझने में आया होगा, क्या गलती हो रही है आप लोगों से। अब मैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर चलता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब हम चलते हैं। अब आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ देखिए। मैं तो चाहता हूँ तुरंत अपलोड करने की, तो ये मेरी टेक्निकल टीम थोड़ा लेट करती है, आज की पीडीएफ कल अपलोड करती है। लेकिन टेंशन मत लेना, पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी। नोटिफिकेशन ऑन करके रखा कीजिएगा अपने टेलीग्राम का भी, यूट्यूब का भी। जब भी पीडीएफ मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो पीडीएफ इसका भी मैं अपलोड करूँगा, जो मैं अभी लिखा हूँ। ये सभी चीज़ें आपको लिखी लिखी मिल जाएंगी, डोंट वरी, परेशान मत होइए, बस आप लोग पढ़ाई कीजिए मेहनत से। चलिए, तो मैं अति लघुत्तरीय में क्वेश्चन पूछा था आपका हीलियम, नियान और आर्गन का उपयोग। तो चलिए उपयोग पढ़ लेते हैं, हीलियम, नियान और आर्गन का उपयोग। ठीक है, हीलियम, नियान और आर्गन का उपयोग ये पूछा था, पहला क्वेश्चन था। क्या था? हीलियम, नियान और आर्गन का उपयोग, ये था। ये मैं तो पहले ही पढ़ा था, एक दिन पहले मैं पढ़ाया था और एक दिन बाद में टेस्ट लिया तो 80% लोग गलत किए थे। चलिए बताता हूँ। देखिए, मैं हीलियम का उपयोग में बता दूं, सबसे पहला उपयोग वही होगा हीलियम का, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था कि हीलियम जो है और ऑक्सीजन का मिश्रण है, यह गोताखोर उपयोग करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका अगर उपयोग सुनते हैं, हीलियम का उपयोग जो है वायुयान के टायर में किया जाता है। ठीक है, पहला उपयोग हो गया। अब नियान की बात करें, ये हीलियम का था, ये आपका हीलियम का था, हीलियम का उपयोग था। ठीक है, अब नियान के उपयोग की बात करें, नियान के उपयोग में क्या होता है? नियान कहाँ पे उपयोग किया जाता है? नियान का उपयोग पहला तो कोहरा भेदने वाले लैंप में किया जाता है। कोहरा भेदने वाले लैंप में किया जाता है, यानी कोहरे में जब लैंप यूज किया जाता है दूर से देखने के लिए, उसमें किया जाता है। और दूसरा, विज्ञापन चिन्हों में किया जाता है, विज्ञापन में किया जाता है। ठीक है, कोहरा भेदने वाले लैंप में किया जाता है। और दूसरा क्या है? विज्ञापन चिन्हों में किया जाता है। तीसरा है आर्गन का उपयोग, आर्गन है ये ना, हाँ, आर्गन का उपयोग तीसरा है, ये आपका नियान है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आर्गन का उपयोग। आर्गन का उपयोग कहाँ किया जाता है? पहले तो आपको जो बल्ब है, जो आपका पुराना पीला वाला सूर्या वाला बल्ब आया करता था, तो सूर्या वाले बल्ब में उपयोग किया जाता है, विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है, विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है, विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है इसका? दूसरा इसका उपयोग क्या है आपका, जो है ये धातु कर्मीय प्रक्रम में किया जाता है। ठीक है, धातु कर्मी प्रक्रम में भी किया जाता है। ये इनके उपयोग हैं, आपको लिखना लिख लीजिए, मैं लिख दिया हूं, आपको फिर से तैयार हो जाना चाहिए। उपयोग में से एक प्रश्न आएगा, चाहे अति लघुत्तरीय में आए चाहे फिर दीर्घोत्तरीय में आए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखिए आप लोग। पेपर डाउनलोड कर लीजिए जाकर वहां से, टेलीग्राम चैनल पर से। ठीक है, पेपर आपके पास होगा तब तो, आप टेस्ट नहीं दिए थे तो कम से कम पेपर तो सॉल्व कर लीजिए, एक बार अपने से लिखिए ना। अब कॉपी मत भेजना, आप लोग अपने से लिखिए, देखिए
कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो आप लोग। टेस्ट तो बहुत शानदार था। इसमें देखिए रिएक्शन नहीं था, मैं रिएक्शन का टेस्ट नहीं लिया था, बता दे रहा हूँ पहले से। रिएक्शन का टेस्ट मैंने नहीं लिया था, रिएक्शन अलग से मैं पढ़ाऊंगा तब टेस्ट ले लूँगा। इसमें थियरिटिकल का टेस्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका कि NH3 हाइड्रोजन बंध बनाता है जबकि PH3 हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, वैसे मैं इसके लिए अलग से मैं वीडियो रिकमेंड करूँगा, जाकर देख लेना आप लोग, समझ में आएगा। शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, जो पढ़े थे उनको दिक्कत ना हो। देखिए NH3 हाइड्रोजन बंध बनाता है जबकि PH3 नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए NH3 जो होता है, NH3 में नाइट्रोजन का जो विद्युत ऋणात्मकता 3 होती है और हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1। इसमें देखिए विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, में अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है कि नहीं, अंतर होने के कारण जो सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध, वो आपका आयनिक बंध में परिवर्तन हो जाता है, आयनिक बंध में हो जाता है, चेंज हो जाता है। सहसंयोजी बंध आपका आयनिक बंध में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से यह आपका हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है। ये तो आपका इसका, ये आपका किसका कंडीशन हो गया, आपका अमोनिया की। लेकिन PH3 की कंडीशन की बात करें, PH3 मतलब फास्फिन गैस की, तो फास्फिन गैस में क्या होता है, PH3 फास्फिन गैस नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि देखिए फास्फोरस की भी 2.1 विद्युत ऋणात्मकता होती है और हाइड्रोजन की भी 2.1 होती है। समान विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण, समान होने के कारण नहीं बनाते हैं, समान विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण ये नहीं बनाते हैं। ये इसका जवाब होगा, ठीक है। तो बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा तो समझ लीजिएगा, इसको इसी तरह से याद कर लीजिएगा किसी भी तरह से आप लोग। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक निर्जलीकरण एक ऑक्सीकारक गुण लिखना था। आप लोग पता नहीं क्यों निर्जलीकरण गुण तो लिखे थे, आपको चीनी वाला याद आ रहा था। चीनी आप लोग ज़्यादा खाते हो क्या? चीनी मत खाया करो। चीनी वाला आप लोग निर्जलीकारक तो याद था, लेकिन ऑक्सीकारक गुण नहीं याद था आप लोगों को। क्यों ऐसा था भाई? कुछ ही स्टूडेंट को याद था, ये 80% स्टूडेंट गलत किए थे। क्यों आप लोग ऐसा किए थे? निर्जलीकारक गुण में क्या होता है, देखिए पहला मैं निर्जलीकारक गुण लिखता हूं। निर्जलीकारक गुण क्या है? चीनी को H2SO4 के पास रखने पर काला हो जाता है। चीनी को H2SO4 के पास में रख दें तो काली हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए चीनी जो होता है H2SO4, चीनी जो होता है आपका क्या होता है C12H22O11, ये होता है चीनी। चीनी क्या होता है? चीनी से यह ऑक्सीजन को अवशोषित कर देता है, यानी जल को बाहर निकाल देता है, मतलब निर्जलीकरण कर देता है। क्या कर देता है? निर्जलीकरण कर देता है। यही निर्जलीकरण गुण है। इसमें देखिए 12C अलग हो जाएगा, साथ में आपका यहाँ पर देखिए 11H2O आपका अलग हो जाएगा, यानी ये चीनी से जल को बाहर निकाल दिया है। तो ये गुण आपका कहा जाता है निर्जलीकरण। ये आपका जो बचता है ये काला पदार्थ, ये तो आप लोग सही किए थे, लेकिन इसका ऑक्सीकरण गुण नहीं लिखे थे। देखिए आप अभी से पढ़ लीजिए ऑक्सीकरण गुण आप लोग अभी भी याद कर लीजिए, अगर नहीं लिखे थे तो जरूरी है। क्या होता है ऑक्सीकरण गुण? देखिए ये क्या होता है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, ये इसका ऑक्सीकरण गुण है, ठीक है। देखिए ये कार्बन है, इसका H2SO4 के साथ क्रिया करा दें, ये इसका कार्बन की H2SO4 के साथ क्रिया करा दें 2H2SO4 के साथ, तो ये क्या करता है आपका, जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में
2SO2 और H2 गैस बाहर निकलता है, 2SO2 और H2 गैस बाहर निकलता है। गाइस मैं बता दूं, यहाँ पर देखना, कार्बन यहाँ पे 0 ऑक्सीकरण अवस्था में और यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई है। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए यह क्या है? ऑक्सीकारक गुण है। ठीक है, यह ऑक्सीकारक गुण है, आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। ठीक है, H2SO4 का, पहले तो H2SO4 बनाने की शीश प्रक्रम विधि, संपर्क विधि, ये सभी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन सिलेबस हटने की वजह से ये सभी चीजें हट गई हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन गुण पूछ सकता है, निर्जलीकरण गुण पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, इसे तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी आपके दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी में कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मैं चित्र नहीं बना रहा हूँ, अभी आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा। नेक्स्ट है ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की सचित्र वर्णन कीजिए। डिकान विधि द्वारा क्लोरीन को बनाने की सचित्र वर्णन कीजिए। और फिर जेनान कंपाउंड यौगिक क्यों नहीं बनाता है, और जबकि जेनान यौगिक बनाता है जबकि अन्य कंपाउंड यौगिक क्यों नहीं बनाता है, ये आपको बताना है। ये चारों प्रश्न याद रखना, इसमें से एक प्रश्न आपके सेट में पक्का होने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको चारों प्रश्न तैयार कर लेना है। चारों प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेना। आप लिखोगे हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाना बाई अल्फा इंस्टीट्यूट, तो आ जाएगा मेरा वीडियो, देख लेना, एक बार में समझ में आ जाएगा। या फिर कोई भी प्रश्न है, चाहे आप ओस्टवाल विधि द्वारा बनाना नाइट्रिक अम्ल बनाना बाई अल्फा इंस्टीट्यूट, आ जाएगा मेरा वीडियो, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर्च कर लेना आप लोग। या फिर डिकान विधि द्वारा क्लोरीन बनाना सर्च कर लेना, आ जाएगा मेरा वीडियो। या मैं सबका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, मैं थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ। देखिए हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाई जाती है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने के लिए आपको क्या किया जाता है, N2 गैस लिया जाता है और 3H2 गैस लिया जाता है। N2 गैस लिया जाता है, साथ में 3H2 गैस, 3 क्या होता है, H2 गैस लिया जाता है। ठीक है, यह आपका नाइट्रोजन गैस है, ये H2 गैस है, और इसको एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसमें Fe और MO यह आपके वर्धक होते हैं। वर्धक क्या होते हैं, वर्धक आप समझ सकते हैं, जो उत्प्रेरक की गति को बढ़ा दे। उत्प्रेरक क्या होते हैं, इस अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। तो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक, और वर्धक क्या करते हैं, वर्धक उत्प्रेरक की ही गति को बढ़ा देंगे। समझे आप, तो ये वर्धक होते हैं। और यहाँ पर एक उत्प्रेरक भी होता है कि उपस्थिति में क्रिया होती है, तो यहाँ पर 2NH3 देता है, 2NH3 देता है, प्लस में आपका 224 किलो कैलोरी ऊर्जा भी देता है। 224 नहीं 20.2 ये किलो कैलोरी की ऊर्जा भी देता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे 200 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, ये रिएक्शन होता है और पूरी क्रिया होती है। मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हूँ, जाकर देख लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्कशन में दे दूंगा कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाना, आपको अभी अभी उसे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्ट देने का मतलब यह था, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हो उसको तैयार कर लो। टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही उठा कर रखा जाता है। अब नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल विधि, ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को और ऑक्सीजन को 1:9 के अनुपात में लेते हैं। ठीक है, 1:9 के अनुपात में लेते हैं, अमोनिया को और शुद्ध ऑक्सीजन को 1:9 के अनुपात में लेकर एक विभिन्न संयंत्र के जरिए क्रिया कराते हैं। मैं रिएक्शन को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे 5NH3 होता है, नहीं 4NH3 होता है प्लस 5O2 होता है। यह आपको इसको लेते हैं, लेने के बाद 4NH3 प्लस 5O2 लेने के बाद इसको गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, 4NO बनता है, साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ऑक्सीजन ही निकलता है ना, हाँ नहीं H2O बाहर निकलता है, 6H2O बाहर निकलता है, साथ में 6H2O, कुछ एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, इसकी बात छोड़ो। यह आपका देखिए
अमोनिया है, ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ पर NO गैस बाहर निकाली है, ठीक है, NO गैस बाहर निकाली। यहाँ पे प्लेटिनियम Pt आपका उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक, ठीक है, प्लेटिनियम उत्प्रेरक होता है, इसे याद रखना। उत्प्रेरक अलग से पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब क्या होता है, इससे यहाँ समझना आप लोग क्या होता है। इसके बाद आपका इस 2NO को के ऊपर फिर से इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है ऑक्सीजन को भेजकर, ठीक है, फिर से इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है ऑक्सीजन को भेजकर, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बना देता है, ठीक है, क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसकी जल से क्रिया करा देते हैं, NO2 का जल से, H2O जल से क्रिया करा देते हैं, NO2 का जल से क्रिया करा देते हैं, 2NO2 का जल से क्रिया करा देते हैं, किससे क्रिया करा देते हैं, जल से, तो इसके बन जाता है H NO3 प्लस H NO2, ये नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रस अम्ल। बाद में ये नाइट्रस अम्ल भी आपका क्रिया करके बनाता है। इसकी पूरा क्रिया विधि मैं आपको समझाया हूँ, जाकर देख लेना, बहुत हेल्प करेगा। छोड़िए गाइस, ये सभी चीज़ें हैं आपके। डिकान विधि अपने से देख लेना आप लोग। डिकान विधि में क्या होता है, HCl और ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो क्लोरीन बाहर निकलता है। इसमें भी आपका CuCl2 का आपका एक क्यूप्रस क्लोराइड का शायद उसमें उत्प्रेरक होता है, आप लोग उसे भी जाकर देख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट उसका सही जवाब भी दिया था। इसका पूरा सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लेना आप लोग, काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों को, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि महत्वपूर्ण है, मैं कराया हूँ। आगे आपकी क्लासेज की मैं प्लान कर रहा हूँ। जल्दी आपको एक वीडियो ला के मैं बता दूंगा कि आगे की तैयारी कैसे करनी है, ताकि फरवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कैसे हो, ठीक है। जरूरी है सिलेबस कंप्लीट होना। एक बार पूरी सिलेबस कंप्लीट होगा ना तो आपका डेली DPP करा देंगे। DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन देकर, जो आप लोग नहीं करते हो, जिससे आप लोग पीछे भागते हो। डेली क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराएंगे और उसका हम सोल्यूशन भी कराएंगे। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार मैं सोल्यूशन कराऊंगा, दिमाग में क्वेश्चन रट जाएगा एग्जाम से पहले पहले। ये मैं कराने वाला हूँ, पूरा प्लान बना रहा हूँ। प्लान बनाकर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा कि फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। और मैं आपके लिए मैराथन क्लासेस की प्लानिंग कर रहा हूँ, पूरी उसी वीडियो में समराइज करूँ कि आगे कैसे करना है, अब कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो गाइस, जल्द ही आप लोगों के लिए मैं आऊँगा लेकर, और जल्द से जल्द आपके सिलेबस में कंप्लीट कराऊँगा। तो आप लोग की अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो परेशान मत होना, बस सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।